आचार संहिता की घोषणा हो गई। अब नेता लोग परेशान हो गए, ना ही छठ की ना ही दीपावली की शुभकामना दे पाएंगे, ना ही बड़े बड़े बैनर पोस्टर का उपयोग कर पाएंगे, ना ही अपना दल बल का प्रदर्शन समाज में और एक दूसरे को दिखा पाएंगे। और ये बात 3:30 बजे के बाद से जब घोषणा हुआ तब से सबके चेहरे पे एक तरह से मायूसी छा गई है। मगर विधानसभा का चुनाव 2024 20 नवंबर को आपका धनबाद गिरिडीह ये इलाका में होना, यानी कि दूसरे चरण में। इस बात को लेकर के गिरिडीह विधानसभा में गिरिडीह जिला के चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं उपायुक्त श्री नमन प्रेस लकड़ा ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधि को जानकारी दी। गिरिडीह के सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदान 20 नवंबर 2024 को होगा। प्रेस वार्ता में श्री लकड़ा ने बताया कि आज जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर को होगा। नाम वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर तक तय की गई है। इसके बाद 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में कुल 20,54,303 मतदाता हैं अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इसमें 10,52,340 पुरुष और 10,19,530 महिला मतदान शामिल है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी। गिरिडीह जिले में कुल 2,393 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी चंद्रन प्रसाद गिरिडीह से। बताया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके आलोक में जो भी कार्रवाई हम लोग को करनी है जॉइंटली, वो 24 घंटे से लेकर 72 घंटे का जो एक टाइम लाइन है उसमें वो सभी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। साथ ही साथ हमारे जो इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी कार्यरत हो जाएंगे और उन सभी जगहों में प्रॉपर चेकिंग वगैरह भी हम लोग का चालू हो जाएगा। कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ और भी जो टीम्स बनाई गई वो भी प्रतिनिधियाँ हम लोगों के स्तर से की जा रही हैं। साथ ही साथ जो फोर्सेस आने हैं वो भी हमारे यहाँ आएंगी। डिटेल्स में आप लोग को बताया गया है कि हमारे यहाँ कितने बूथ्स हैं और उसमें जितने भी हमारे बूथ्स में जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है हम लोग उसी के हिसाब से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करेंगे। हम लोगों ने अपना रिक्विजिशन जो पूर्व के चुनावों के आलोक में अपना रिक्विजिशन दिया है और उस आलोक में हम लोगों को फोर्सेस भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिनका डिप्लॉयमेंट हम लोग उसी हिसाब से करेंगे जो पिछले चुनाव में बेहतर तरीके से किया जा रहा है। उसमें अगर कोई कमियां थी तो उसको और भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। इसको लेकर के लगातार रिव्यू मीटिंग्स भी होगा। इतना ही है, हम लोग बेहतर तरीके से चुनाव कराएंगे। थैंक यू। ये बाद में बताया जाएगा क्योंकि इसका असेसमेंट हम लोग का होता रहेगा और नोटिफिकेशन तक वो इसका लॉ एंड ऑर्डर कोई इशूज़ नहीं है तो वो कुछ बूथ्स नॉर्मल भी हो सकते हैं। जहाँ चूँकि हम लोग LW यूथ हम लोग का ज़्यादा है, नक्सल इफेक्टेड वाले बूथ ज़्यादा हैं तो वो बूथ्स रहेंगे ही, ऑब्वियस है, उसमें कोई बदलाव नहीं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद एक बात आई थी ये पोलिंग परसेंटेज स्लो होने का मामला था। क्या इस बार बूथ उतने ही हैं जो 2019 में थे उससे बढ़ाए गए हैं? इसको देखते हुए कैसे वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ रहे हैं? 19 से तो बढ़ा लोकसभा में जितने नंबर ऑफ बूथ्स थे 2204 बूथ हमारे जोग्राफिकल एरिया में और डुमरी के नवाटी चंद्रपुरा को मिला के तो 2393 बूथ, तो नंबर ऑफ बूथ्स उतने ही हैं। मेरे ख्याल से 2019 के हिसाब से तो बढ़ाई है ये है, लेकिन अगर लोकसभा के पोलिंग परसेंटेज से हम लोग अगर कंपेयर करें तो बेसिकली हम लोग ने अपने प्रेजेंटेशन में भी ये ऑनरेबल ECI के समक्ष ये बात रखा था कि कोविड के टाइम में जो एक आंकड़ा जो और एक डाटा बस बता दीजिएगा, फीमेल परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज 70% था 71 और मेल वोटिंग परसेंटेज था 58। तो ये पूरे झारखंड में फीमेल माइनस मेल वोटिंग परसेंटेज ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा 13% था। एग्जाम्पल अगर खूंटी का लें
तो वहाँ पे मेल और फीमेल वोटिंग परसेंट लगभग बराबर था। तो एक ये चीज़ को एक्नॉलेज ये किया गया कि अगर हमारे जो प्रवासी जो हमारे भाई हैं जो कि अलग अलग देश के विभिन्न जगहों पे काम के सिलसिले में यहाँ से पलायन किए हैं, और अगर वो उनकी अगर उपस्थिति, चूंकि उन लोगों ने अपना वोटर आई कार्ड यहाँ का ही रखा है, ये है, अगर उनकी उपस्थिति होती, हम लोग की ये कोशिश जरूर रहेगी हमारे स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा बूथ अवेयरनेस ग्रुप है, गांव में हम लोगों ने ये पाया कि बूथ अवेयरनेस ग्रुप जो है जिसमें कि गांव के ही पारा शिक्षक, गांव के ही समुदाय के लोग, सेविका सहायिका, जो रसोईया और अन्य लोग BLOs रहते हैं, तो उनके माध्यम से अगर हम लोग ये जन जागरूकता कर लेते हैं और अगर उनका टर्नआउट अगर होता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेटर हो सके टर्नआउट। तो स्लो हो जाता है। हाँ, अच्छा, स्लो के संबंध में बेसिकली पिछले बार VIT मेसरा से ये एक रिसर्च कराया गया था क्यू मैनेजमेंट से संबंधित, और ये चूंकि हमारे बाद में भी कई चरणों में ये चुनाव होता रहा, तो ये पिछले बार भी लोकसभा मतदान के समय में लोगों के लिए लर्निंग था, और ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार हम लोग इसको और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसमें हमें ये बताया गया कि जैसे पोलिंग 3, 2 और 1 जिस तरह से जैसे बैठते हैं, तो किस तरह से एक मतदाता जो है वो प्रिसाइडिंग 1 के पास रहेंगे, दूसरे वाले प्रिसाइडिंग 2 के पोलिंग 2 के पास रहेंगे, और तीसरे प्रिसाइडिंग 3 के पास पोलिंग 3 के पास में रहेंगे। तो इस तरह से क्यू मैनेजमेंट को हम लोगों को बेहतर बनाने के लिए बोला गया है, और ये हम लोग अपने ट्रेनिंग में भी कर रहे हैं। हम लोग एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरह से क्यू मैनेजमेंट में जितने मतदाता आए हैं उनको जल्दी से हम लोग ये कर सकें, केटर कर सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को इम्प्लीमेंट करता है। 1200 प्लस जो वोटर्स से संबंधित जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, निर्देश जो हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग और प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए पहले हम लोगों ने बोला कि अगर हमारे पास मैन पावर कम भी होंगे, जो कि हम लोग लगभग एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो हम लोग हजारीबाग और कोडरमा से भी एक्स्ट्रा मैन पावर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि क्योंकि लोकसभा में बाई डिफॉल्ट तो वो लोग हमारे साथ थे ही, बरकट्टा और 90 कोडरमा, तो हम लोग न सिर्फ 1200, अगर हम लोगों को कहीं ऐसा लगेगा पूर्व के हमारे अनुभव से, तो हम लोग 1000 या 1100 से भी ज्यादा वोटर्स जहाँ पे हैं, एक वोटर का निबंधन एक मामला होता है और उसका वोटर टर्नआउट एक अलग मामला होता है। वो हम लोगों के पास में सारा आंकड़ा है बूथ वाइज, तो हम लोग ऐसे पॉकेट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जहाँ की लेट्स से ज्यादा वोटर टर्नआउट भी होता है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।